वेल, तो आज प्रोडक्ट लेंगे शॉपकीपर इंश्योरेंस। शॉपकीपर इंश्योरेंस नया नहीं है, आप सभी परिचित हैं, सेल भी कर रहे हैं, जानते भी हैं पॉलिसी क्या है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि अगर आप टोटल कमर्शियल एंटिटीज़ को मार्केट में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कॉर्पोरेट यूनिट्स बहुत कम होती हैं। मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम उनसे थोड़े ज़्यादा होते हैं, माइक्रो उनसे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन शॉपकीपर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शॉपकीपर कमर्शियल एंटिटी की एक ऐसी क्लास है जो हर शहर, हर गांव, हर गली में मिल जाएगी। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि शॉप किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की, किसी भी सर्विस की हो सकती है, और कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। कुछ तो बेसिक नीड्स से डिपेंड से रिलेटेड है, जो जिनके बिना की सर्वाइवल ही नहीं। खाना पीना हुआ, मेडिसिन्स हुआ, मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ, ये सब तो इमरजेंसी प्रोडक्ट्स हैं। अब पॉइंट ये है कि शॉपकीपर्स का जब इतना बड़ा मार्केट है, इतना पोटेंशियल है, हर शहर में, हर गांव में, हर गली में है, तो फिर शॉपकीपर इंश्योरेंस की सेल इतनी क्यों नहीं है? आप ये मान के चलिए कि हर दुकान और दुकानदार उस दुकानदार का पूरा टाइम अपनी दुकान में देता है, उससे अपनी फैमिली का सर्वाइवल करता है, उसका सारा इन्वेस्टमेंट उस दुकान में होता है, और वो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कल को उसकी दुकान में कुछ हो जाता है तो वो कमाना तो दूर, जो उसके पास है वो भी खो देता है, और उसके पीछे बैकिंग के लिए कोई नहीं होता। अगर कोई उसकी दुकान में लॉस, डैमेज, फायर या फ्लड से लॉस हो जाए तो उसका बैकअप कुछ भी नहीं है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भी नहीं है, कहीं से भी उसको ना कोई एड मिलेगी, ना कोई फंडिंग मिलेगी। लोन लेते रहो, तो लोन तो विद इंटरेस्ट ही पे करना होता है। सपोर्ट जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो कहीं से भी नहीं है। तो लेदे के पास उसके पास अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंश्योरेंस। क्योंकि दुकानदार को मालूम है कि उसको दुकान में आग से भी नुकसान हो सकता है, बैटरी से भी हो सकता है, मशीनरी ब्रेकडाउन से भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंटल ब्रेकेज भी हो सकता है, बैगेज का सामान लॉस भी हो सकता है, किसी एम्प्लॉय को भी लॉस या डैमेज हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी को भी हो सकता है, उसके मनी की भी चोरी हो सकती है, उसको अदर लॉसेज भी हो सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी हर दुकान में है। तो जब इतनी सारी रिस्क हैं, तब और वो एक पॉलिसी ले भी ले तो भी उससे पर्पज सॉल्व नहीं होता। इसलिए दुकानदार हमेशा ये प्रेफर करता है कि वो कोई ऐसी पैकेज पॉलिसी ले, ऐसी अम्ब्रेला पॉलिसी ले, जिसमें कि उसकी दुकान में एग्जिस्टेड सारी की सारी रिस्क भी कवर हो जाए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाए कि जिसको वो सेलेक्ट करना चाहे उसको करे। क्योंकि दुकानदार सबसे पहले अपने पॉकेट देखे और फिर रिक्वायरमेंट देखे
कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसी के हिसाब से परचेज करेगा। तो जो भी पॉलिसी वो लेगा शॉपकीपर की, वो हमेशा उसका प्रेफरेंस यही होगा कि पैकेज पॉलिसी ले। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी लेना पड़ रहा तो उसको बहुत सारी पॉलिसियाँ लेनी पड़ जाएगी, फायर की अलग, बर्गलरी की अलग, पीए की अलग, थर्ड पार्टी लायबिलिटी की अलग, होर्डिंग्स की अलग। ये सब करने के बजाय वो हमेशा ये प्रेफर करेगा कि एक उसको पैकेज पॉलिसी मिल जाए। अब पैकेज पॉलिसी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। उसको एक ही स्ट्रोक में सारे सेक्शंस जितना भी चाहे रिन्यू करा सकता है, एक ही प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ता है, कोई बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सेक्शन चूज करने के लिए, पॉलिसी को अपने हिसाब से अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है। तो हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी शॉपकीपर्स को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी डिज़ाइन करती है, जिससे कि शॉपकीपर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके और उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसियों को शामिल कर सकती है, उन पॉलिसियों को शामिल करके वो सेक्शंस बना देती है। यानी कि अगर पर्सनल एक्सचेंज की एक पॉलिसी है तो वो उसमें जाकर के एक सेक्शन होगी, कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी की पॉलिसी है तो वो उसमें जाकर के एक दूसरा सेक्शन होगा, बर्गलरी की रिस्क लेनी है तो उस बर्गलरी की पॉलिसी को उसमें शामिल किया, तीसरी भी रिस्क हो गई। इस तरीके से जितनी पॉलिसी शामिल करते जाएंगे उतना नंबर भी बढ़ता जाएगा, उसमें अलग अलग सेक्शन भी मिलते जाएंगे। अब हमारी ये पॉलिसी और 14 सेक्शन है, 14 सेक्शन है तो इसका मतलब वाइडर कवरेज है, सिंगल प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ता है, रिन्यूअल कोई मिस नहीं होता है, प्रपोजल का चॉइस है, और केवल फर्स्ट सेक्शन मैंडेटरी है। फर्स्ट सेक्शन हमेशा फायर को होता है, मिनिमम अगर वो 2 सेक्शन भी लेता है तो भी पॉलिसी ले सकता है। तो इतना सिंप्लीफाइड है शॉपकीपर के लिए पॉलिसी लेना। लेकिन ये सब चीज़ें कोई शॉपकीपर को समझाएगा तब समझ में आएंगी, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है हमारी पॉलिसी में क्या है, कितने सेक्शन है। जब तक आप लोग मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, कन्विंस नहीं करते हैं कस्टमर को, कस्टमर पॉलिसी लेने नहीं आता। शॉपकीपर तो एटलीस्ट आपके ऑफिस के चक्कर नहीं लगाएगा पॉलिसी लेने के लिए। तो बहुत ही एक्सीडेंसी केस हो जहाँ उसके वारदातें हो रही हों बहुत ज़्यादा लगातार, तब भले ही कोई सोचेगा, वरना नॉर्मल केस में तो कोई नहीं आता। नॉर्मल केस में तो आप ही की विजिट होती है, या बैंक जिन्होंने फाइनेंस किया हुआ वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी मनी की सिक्योरिटी चाहिए। अब पॉलिसी में 14 सेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। कस्टमर को नहीं मालूम कि 14 सेक्शन होते क्या हैं, कस्टमर को ये भी नहीं मालूम कि इन 14 सेक्शन में कौन कौन सी सेक्शन में क्या रिस्क है, कस्टमर को ये भी नहीं मालूम कि मुझे अपनी रिस्क के हिसाब से कौन कौन से सेक्शंस लेने चाहिए, कस्टमर को ये भी आइडिया नहीं है कि किस सेक्शन का प्रीमियम कितना हो सकता है। ये सब जानने के लिए तो वो डिस्कस करेगा। तो सबसे पहले आपको 14 सेक्शंस के नाम बताने होते हैं। आप कहेंगे 14 सेक्शंस के नाम कौन याद रखेगा? बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास प्रपोजल फॉर्म होता है, उसमें 14 के 14 सेक्शंस के नाम लिखे होते हैं। आप सेक्शन के नाम बताते जाइए, उसकी रिक्वायरमेंट पूछते जाइए। अगर वो एग्री कर रहा है, उसको चाहिए, तो वो अपने आप यस कर देगा, या तो अपना प्रपोजल वो खुद ही भर देगा, जिससे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको चॉइस के साथ मिल सके। जहाँ कोई डाउट हो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अबे 14 सेक्शन एक बार जब आप उसको बताएंगे कि हमारी पॉलिसी में फायर सेक्शन का है, बर्गलरी है, पर्सनल एक्सीडेंट है, एम्प्लॉय कंपनसेशन WC है, प्लेट ग्लास और सैनिटरी फिटिंग्स का सेक्शन है, ऑल रिस्क इंश्योरेंस है, मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस है, बैगेज इंश्योरेंस भी है, पब्लिक लाइबिलिटी भी है, मनी इंश्योरेंस भी है, फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट है, फर्टिलिटी गारंटी है, और न्यून साइन एंड क्लोज है। अब ये मैंने एक सांस में पढ़ दिया
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि 14 पॉलिसी एक हो गई। 14 के 14 सेक्शन तो अलग अलग ही रहे। हाँ, शॉपकीपर्स पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी एक हो गई, जिसके तहत 14 में से जितने सेक्शन चाहे कस्टमर ले सकता है। 2 सेक्शन मिनिमम चाहिए, 1 सेक्शन पहला सेक्शन फायर का मैंडेटरी है। अब फायर सेक्शन मैंडेटरी है, उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि फायर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें फायर की रिस्क कवर नहीं होती। सिर्फ फायर तो एक बैरल, ऐसे ही 14 बैरल कवर्ड है उसमें, और ये 14 के 14 नेम्ड है, इसलिए इसको नेम्ड बैरल पॉलिसी बोलते हैं। तो शुरू में जो कन्फ्यूजन था कि फायर और लाइटिंग ही कवर होती हैं, ऐसा तो है नहीं। ये बैरल बढ़ते गए 12 हुए, फिर अब 14 हो गए। इसके अलावा एडवांस कवर्स भी अवेलेबल होती हैं। अब ये 14 से बैरल क्या है, कस्टमर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में अगर ये गलतफहमी है कि फायर की पॉलिसी में से फायर कवर होगा, तो उसको बताना ज़रूरी हो जाता है कि इसी को एक ही सेक्शन में, जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, पहला सेक्शन फायर, और उसमें फायर की रिस्क कवर है, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन की रिस्क कवर है, वाइट स्ट्राइक एंड मैलिशियस डैमेज की रिस्क कवर है, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड एंड इंटेलिजेंस कवर है, इम्पैक्ट बाय रेल लोड, सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड, वर्स्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग, लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस, बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर, अर्थक्वेक, टेररिज्म एंड थेफ्ट। ये 14 बैरल कोड। अब बताइए, 14 के नाम सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें फायर से रिलेटेड बैरल कौन है? फायर है, लाइटनिंग, बुश फायर हो सकता है। अब बाकी तो ऐसे हैं जिनका फायर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हाँ, होने के बाद फायर हो सकता है। अर्थक्वेक है, टेररिज्म है, सब्सिडेंस है, लैंडस्लाइड है, रॉकस्लाइड है, वर्स्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक है, हर्ट स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेजेज हैं। तो इनका दूर दूर तक फायर से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन ये रिस्क भी फायर प्रोटेक्शन में कवर्ड हैं, इसलिए फायर सेक्शन लेना मैंडेटरी। अब फायर का कहीं किसी शॉप में कोई प्रैक्टिकल केस हो जाए, तो उस मार्केट में इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि वो फायर की पॉलिसी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि 1000-2000 रुपये, 5000 रुपये का प्रीमियम दे देंगे और लाखों की हमारी शॉप सेव्ड हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन पे कर देगी, जिससे कि हम दोबारा खड़े हो जाएं। तो ये सब कब होता है? जब उनकी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा हुआ। सिर्फ बताने से कि एक दुकान में आग लग गई और उसमें 5 लाख का नुकसान हो गया, आपने बीमा, उसने बीमा नहीं कराया था, ऐसे कोई समझेगा नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन जब दिख रहा सामने धुंधू करके दुकान जल रही है, उसमें 5 लाख का नुकसान हो रहा है, तब समझ में आता है कि हाँ ये संभव है। इसलिए तो इससे तो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इससे बचने के लिए तो पॉलिसी लेनी चाहिए। दोनों सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक तो गोल्डन टेल जैसी लगती है, आप किसी को कह रहे हैं बात तो ऐसा लगता है कि कहानी सुना रहे हैं, और एक आप आंखों के सामने देख रहे हैं। दोनों के सिचुएशन में फर्क आ जाता है। तो जब ऐसा फायर का कांड होता है या कोई ऐसा साइक्लोन या फ्लड का कांड होता है, यानी कि घटना होती है, तो लोगों में अवेयरनेस मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। अब लाइटनिंग है, बिजली गिरना, बाई चांस अगर बिजली गिरती है तो ये किसी के कंट्रोल में कि कोई इसे कंट्रोल कर ले। जहाँ गिरेगी, जिस पर गिरेगी, जितनी गिरेगी, तबाही कर देगी। हालांकि ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, बारिश के समय में ही होती है, लेकिन एक बार में कितना नुकसान हो गया किसी को अंदाज नहीं हो सकता। ये तो इलेक्ट्रिक करंट है,
जहाँ गिरेगा वहीं जला के राख कर देगा। एक्सप्लोजन या इम्प्लोजन, कोई भी चीज़ बाहर की तरफ फटती है तो एक्सप्लोजन कहलाती है, अंदर की तरफ फटती है तो इम्प्लोजन कहलाती है। और दोनों तरीके से नुकसान होता है और दोनों ही इस कोर्स में कवर्ड है। ये देखिए, अंदर की तरफ बर्स्टिंग इनवर्ड और सडन कोलैप्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, तो भी नुकसान हो। अंदर की चीज़ को निकाल के बाहर फेंक देगी। एयरक्राफ्ट डैमेज, हालांकि ये पैरल आजकल इम्पैक्ट डैमेज में शामिल हो गया है, लेकिन एयरक्राफ्ट डैमेज का मतलब ये है कि पर जहाज़ गुजर रहा है, उसमें से कोई सामान गिर गया या कोई पार्ट टूट के गिर गया या कोई पैसेंजर गिर गया या कोई जहाज ही गिर गया, पूरा की पूरा आग लग गई, तो किसको पता है कि कहाँ जाके गिरेगा, किसको पता है कि कितना नुकसान करेगा। वहाँ पर हम भी हो सकते हैं। राइट स्ट्राइक एंड बैलिस्टिक डैमेज कहने को एक पैरल है, लेकिन इसमें 3 तरीके की अलग अलग रिस्क है। दंगा अपने आप में एक अलग चीज़ है, हड़ताल एक अलग चीज़ है, दुर्भावनापूर्ण कृत्य या मैलिशियस डैमेज अलग चीज़ है। लेकिन इन तीनों से फिजिकल लॉस होता है। अब दंगा तो किसी भी कारण से कभी भी कहीं हो सकता है, कम्युनल दंगे भी आपने सुने हैं। स्ट्राइक भी हो सकती है, और स्ट्राइक ऐसा ही नहीं सिर्फ लेबर की होती है, डॉक्टर्स तक की स्ट्राइक होती है, एडवोकेट्स की स्ट्राइक होती है, टीचर्स की होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की होती है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। फिर दैवीय कृत्य, नेचुरल कैलेमिटीज, ये डिवाइन पेरिल्स भी कहलाते हैं, प्रकृति का कहर भी कह सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं होता ही रहता है। अपने कंट्री की बात करें तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि किस एरिया में आज बाढ़ आई हुई है, किसी में सूखा पड़ा हुआ है, किसी जगह पे ज़मीन धंस गई है, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, रोज की बात है। एरिया अलग अलग हो जाता है, और ये सब साइंटिफिक नेम है। ये स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टॉर्नेडो, फ्लड, इनंडेशन, ये सभी दैवीय कृत्य भी कहलाते हैं, और ये सभी सेट ऑफ नेचुरल पेरिल्स भी कहलाते हैं। ऑल दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंट नेचुरल डिस्टर्बेंसेस दैट आर accompanied by थंडर और स्ट्रॉन्ग विंड्स। साइंटिस्ट्स ने इनके नाम अकॉर्डिंग टू देयर सीवियरिटी एंड प्लेसेस रखा है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉर्म किसको कहते हैं? जब 50 या इससे कम की स्पीड से आंधी चल रही होती है। यही आंधी जब 80 की स्पीड से हो जाती है तो टेम्पेस्ट हो जाता है, यही 80 से ऊपर हो जाता है तो साइक्लोन हो जाता है, ये अगर 250 से 400 की स्पीड से हो जाए तो हरिकेन हो जाता है। और अगर ये इसी स्पीड से अगर कोस्ट पर हो जाए, समुद्र तट पर, तो टाइफून हो जाता है। तो ये जो नाम रखे गए हैं ये बड़े साइंटिफिक थे, और इनमें अलग अलग सिचुएशन हो जाती हैं। अब देखिए ये सीन है हरिकेन एंड टॉर्नेडो का। अब ये आप और हम करना भी चाहे तो नहीं हो सकता, किसी मशीन से करना चाहे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये डिवाइन है, नेचुरल है। फ्लड भी देखिए, फ्लड का आमतौर पर हम ये समझते हैं कि ज़्यादा बारिश हो गई तो फ्लड आए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लड के कई कारण होते हैं। कोई डैम टूट जाए तो फ्लड आ जाए,
कहीं पाइपलाइन फट जाए तो फ्लड आ जाएगी, कोई रिवर या लेक ओवरफ्लो हो जाए तो फ्लड आ जाएगी। तो पानी जब हद से गुजर जाता है, सड़कों पे आ जाता है, सिटी में आ जाता है, घरों में एंटर हो जाता है, तो नुकसान करेगा। और किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ दिन के लिए ठहर गया, भरा रह गया, तो उसको इनंडेशन कहलाते हैं, जल भराव, वो भी नुकसान करेगा। तो कवरिंग ऑफ नॉर्मल ड्राई लैंड बाय वाटर दैट हैज एस्केप्ड और बीन रिलीज्ड फ्रॉम द नॉर्मल कन्फाइंस ऑफ फ्लड कहलाता है। कोई भी लेक, रिवर या वाटर कोर्स में ये फ्लड आ सकता है। इम्पैक्ट डैमेज, शॉप तो मार्केट में होगी, जाहिर है। अब मार्केट में 50 तरीके के वाहन चलते हैं, जिनमें मोटर व्हीकल भी होते हैं, साइकिल, रिक्शा सब चलते हैं। अब मान लिया किसी मोटर व्हीकल के ब्रेक फेल हो गया और सीधा ईश्वर की दुकान में घुस गया, तो क्या इम्पैक्ट होगा? सामान भी टूटेगा, फर्नीचर भी टूटेगा, मशीनरी भी टूटेगी, कहो तो दुकानदार के भी आप करते हो, क्योंकि ब्रेक ही फेल हो गए तो कंट्रोल क्या होगा? तो ये सब विजिबल डैमेजेस हैं, कॉज टू द प्रॉपर्टी और टू द पर्सन। किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, व्हीकल से, एनिमल से, मशीनरी से। वो ओनर की खुद की भी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की भी हो सकती है। तो इम्पैक्ट डैमेज भी कवर होगा। सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड, ये भी किसी आदमी के बस में नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती। जमीन का धंस जाना, जमीन का कट जाना, चट्टान का फिसल जाना, सब नेचुरल कारण है। अब कोई चट्टान खिसक के नीचे आ रही हो, गिर रही हो, तो किसके ऊपर गिरेगी, उस वक्त वहाँ कौन होगा, क्या अंदाजा है किसी को? मस्ट एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक। मार्केट में बहुत सारी दुकानें खाने पीने की होती हैं, या किसी काम के लिए हो, नॉर्मल छतों पर टैंक के रखे होते हैं, क्योंकि अगर दुकान में शोरूम में वॉशरूम भी है, या कोई ऐसी शॉप है जिसको कि पानी की जरूरत पड़ती है, तो ऊपर वाटर टैंक रखवाएंगे। अब ये वाटर टैंक गलती से फट गया या ओवरफ्लो हो गया या बर्स्ट हो गया, तो उससे पानी से नुकसान कहाँ होगा? दुकान में ही होगा सर, आसपास भी हो सकता है। ये रिस्क भी फायर पॉलिसी भी कवर है। मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन की रिस्क भी कवर है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि कितनी डिस्टेंस पर मिसाइल की टेस्टिंग की जा रही है। अगर वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वो कहाँ जाके गिरेगी, कितना नुकसान करेगी, टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और उससे कितना नुकसान होगा कोई अंदाजा नहीं। शॉपकीपर का भी नुकसान होगा। ये ऑपरेशन भी कवर है। लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन भी कवर है। अगर आप दुकानदार ने उसका चाहे 2 रूम का शो, 3 रूम का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का शोरूम है, और आग से बचने के लिए, क्योंकि उसका जो आइटम सेल करता है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, फटाक से आग पकड़ लेता है। कागज़ भी हो सकता है, नायलॉन भी हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकती है, क्लॉथ भी हो सकता है। तो आग से बचने के उसने इंतजाम कर रखे हैं, स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन करा रखा है। अगर आग लगेगी, उसने सिर्फ स्विच ऑन किया तो उस स्प्रिंकलर में से पानी का छिड़काव होगा, आग तुरंत बुझ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर पुराना होता जाएगा और इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो उसमें से पानी का लीकेज शुरू हो जाएगा। और जब ये पानी का लीकेज होगा तो नीचे
सामान को डैमेज करेगा, फर्नीचर को डैमेज करेगा, मशीनरीज को डैमेज करेगा, बिल्डिंग को भी। तो ऐसे रिस्क में फायर पॉलिसी में कवर करेगा, क्योंकि ये भी लॉस करेगी। बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर एक ही पैरल में, एक ही सेट ऑफ पैरल में कवर हो गए, क्योंकि आग जब फैलेगी उसको ऑक्सीजन मिलेगी, उसको फ्यूल मिलेगा, उसको हीट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, तो फैलती चली जाएगी। अब चाहे वो बुश में लगी हो या फॉरेस्ट में लगी हो या जंगल में लगी हो, और इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है। नुकसान ही करेगी, फायदा तो कुछ करनी नहीं, सब कुछ जलाती जाएगी। तो ये लॉस भी फायर पॉलिसी में कवर। अब क्योंकि ये फायर पॉलिसी अब जो नई आ रही है, तो उनमें तो 14 पैरल है, पुरानी में 12 ही, लेकिन पुरानी में 15 एड ऑन कवर भी थे, जिनको कि अब धीरे धीरे करके इन दोनों पॉलिसियों में मर्ज कर दिए गए बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। तो ये तो वह फायर सेक्शन अकेला है। अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, शॉपकीपर को बर्गलरी का भी सेक्शन लेना चाहिए अपने लिए, क्योंकि दुकान में सेंधमारी का खतरा बहुत होता है। शटर तोड़ के, ताले तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के, खिड़की तोड़ के अंदर घुसे, घर लेने से साधु को था वो ले गए, जो कीमती सामान रखा था उसको उठा ले गए। तो ये जो बर्गलर होते हैं, अगर ये पकड़ में भी आ जाए पुलिस की, क्योंकि क्रिमिनल केस है, FIR तो दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी तो पुलिस तलाशी भी करेगी, पुलिस साथ में पकड़ में भी ले सकती है। लेकिन जितना सामान गया है शॉपकीपर का इंश्योर की फर्म में से, उसके पूरे की बरामदगी हो जाए ऐसी तो कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी से बर्गलरी सेक्शन लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा लॉस पे करेगी। तो पॉलिसी बेस्ड सेक्शन को लेने का ज़्यादा फायदा है, बजाय इसके कि आप पुलिस पर डिपेंडेंट है। पुलिस में तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, रिकवरी होगी नहीं होगी, पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, FIR भी होगी नहीं होगी, ये भी डिपेंड करता है। हालांकि होनी चाहिए, आजकल बहुत सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो बहुत सिचुएशन अलग है। फिर आता है, इसी में 2 एड-ऑन कवर भी है, थेफ्ट का भी है, परचेज प्रोटेक्शन एक्सटेंशन का भी है, फर्टिलिटी गारंटी का भी है, लेकिन इसकी ज़रूरत हो तो लिया जा सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट का सेक्शन देखिए, दुकानदार को अपने लिए अलग से पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी चाहिए, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज मिल रहा है, तो कम से कम सबसे पहले दुकानदार ये इंश्योर करे कि मेरी लाइफ तो सिक्योर हो। मेरे को अगर कल को कुछ हो जाता है तो कौन पैसा देगा, कौन इलाज कराएगा, मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी। तो अगर ये सेक्शन का उसने प्रॉपर्ली सेलेक्ट किया हुआ है, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर शॉपकीपर को या इंश्योर्ड को एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई है, मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 5,000 रुपीज पर एम्पुटेशन फी मिलेगी अगर एम्पुटेशन हो गया तो पर्सनल एक्सीडेंट का सेक्शन भी हालांकि उसके ऑप्शन पर है, लेकिन लेना चाहिए शॉपकीपर। देन एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस, आपने अपनी सेफ्टी से कर ली, वर्कर के लिए, वर्कर को भी तो रिस्क है, उसका भी तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसके भी तो हाथ पैर टूट सकता है, उसके ऊपर भी तो काम करते हुए दुकान में ही सामान आ जाए तो नुकसान हो सकता है। या आपने कहीं भेजा है सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए, पैसे लाने के लिए, जमा कराने के लिए, तो उस वक्त भी रिस्क। तो वर्कर की रिस्क कवर करानी है तो इसी पॉलिसी में एम्प्लॉय कंपनसेशन सेक्शन भी दे रखा है, ये सेक्शन भी सेलेक्ट कर लीजिए, वर्कर की रिस्क भी कवर हो जाए। कंपनसेशन का फार्मूला वही है, इसमें भी उसी तरीके से फार्मूला लगेगा। कंपनसेशन उसी तरीके से पे होगा क्योंकि रिस्क कवर हो गई है,
बाकी सारी चीज़ें पॉलिसी के एज इट इज फॉर्मेट में जो मिलती हैं वही मिलेगी। रहता प्लेट ग्लास में सैनिटरी फिटिंग्स, आप कहेंगे सर कि दुकानदारों पर से क्या लेंगे। अब आप किसी होटल में जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे, किसी शोरूम में जाएंगे, तो आप देखेंगे वॉशरूम भी लगे हैं, पानी का इंतजाम भी है, पीने का, बैठने उठने खाने का इंतजाम भी है। वॉशरूम लगे उनमें अच्छी सैनिटरी फिटिंग्स भी हो रही हैं। और फिटिंग्स इतनी महंगी हैं, कभी भी आप टूट सकती है। प्लेट ग्लास के रिसेप्शन और पर दरवाजे लगे हुए हैं, काफ़ी सारा प्लेट ग्लास फिटेड है, कलर्ड है। ये अपन जो यूज़ करते हैं ये तो ऑर्डर ही होते हैं। वो जो एज ए वॉल यूज़ किया जाता है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये मल्टी लेयर्ड प्लेट ग्लास होते हैं जिनको कि उनके लगने के बाद दीवार की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब ट्रांसपेरेंट है, बाहर से साढ़े चलते हुए सबको दिखाई देता है कि किस चीज़ का शोरूम है, किस चीज़ की दुकान है। ज्वेलर्स का हुआ, रेडीमेड गारमेंट का हुआ, टॉयज़ का हुआ, आजकल तो शूज़ के भी सब ट्रांसपेरेंट होने लगे, बाहर से पता लग जाता है क्या एरिया है। नॉर्मली पहले ऑटोमोबाइल्स के टू व्हीलर बाइक वगैरह के हुआ करते थे, कौन सा नया मॉडल आया, अब तो ऑलमोस्ट सभी लगवाने लगे। लेकिन इसमें केवल फिटेड ग्लास की रिस्क कवर रखे हुए की नहीं। देन कम्स ऑल रिस्क इंश्योरेंस। ऑल रिस्क का मतलब है जहाँ पर कि सब कुछ कवर है, केवल एक्सक्लूडेड रिस्क, जो रिस्क स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी गई हैं उनके अलावा सारी रिस्क कवर किसी भी कारण से। लेकिन इस सेक्शन में केवल मोबाइल चीज़ों की रिस्क कवर होगी, जैसे कि कैमरा है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सब मोबाइल। अब इनमें अगर कोई लॉस हो जाता है तो उन सभी कारणों से जो कि पॉलिसी में एक्सक्लूडेड नहीं है, रिस्क कवर मानी जाएगी और क्लेम पे होगी। उसके बाद आता है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस। अब ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अप्लायंसेस के मायने हैं कि सर्टेन सेलेक्टेड आइटम जो कि किसी दूसरे कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि कूलर है, एसी है, पंखा है, डीजी सेट है, इनको केवल इसी सेक्शन में कवर किया जाएगा, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, रिपेयर, पार्ट ऑफ ब्रेकेज। तो ये सेक्शन पहले वाले ऑलरेडी सेक्शन से अलग है, क्योंकि उसमें जो चीज़ कवर थी वो है लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस। सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट्स इसमें होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कितनी तेज़ी से बदलते हैं, इतना नए एडवांसमेंट होते हैं कि 2 साल पहले की टेक्निक पुरानी पड़ जाती है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं, क्योंकि LED टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, फैक्स मशीन है, सिस्टम्स हैं कंप्यूटर के, ये सब इसी में कवर होते हैं। अब बाय द वे कंप्यूटर की रिस्क कवर करनी है तो कंप्यूटर के साथ कई अटैचमेंट होते हैं। CPU है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक शामिल हो जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस में आएंगे।
फिर आता है बैगेज इंश्योरेंस। अगर शॉपकीपर को फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना है, अपने साथ में कुछ ना कुछ अपने पर्सनल बिलोंगिंग का सामान लेके जाएगा, उस पर्सनल बिलोंगिंग के सामान की कभी भी लॉस हो जाता है, डैमेज होता है, छीन लिया जाता है, चोरी हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस सेक्शन में, बैगेज सेक्शन में उसको कंपनसेशन पे करेगी। लेकिन ये रिस्क का कवरेज केवल उनको मिलता है जिनकी फ्रीक्वेंट ट्रैवल होती हैं। ट्रैवल के मायने आउट ऑफ सिटी। Journey shall mean any trip undertaken in connection with any necessary purpose outside the city or town or municipal limit. क्योंकि इसमें केवल बैगेज का लॉस कवर है, आदमी की खुद की इंजरी या डेथ या डिसेबिलिटी कुछ कवर नहीं। जितने का बैग में जो सामान था वो पेबल है बस। पर्सनल गुड्स आर बिलोंगिंग टू द इंश्योर्ड। Then comes public liability। आपका कोई होटल है या कॉलेज है, उसको छोड़ दीजिए। शॉप है, शोरूम है, और उस शॉप और शोरूम में जो भी आपका कस्टमर आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, अगर उसको कोई आपके शॉप के आइटम से या किसी मशीनरी से या किसी और कारण से कोई लॉस हो रहा है, तो वो तो आपसे क्लेम करेगा। वो इसलिए क्लेम करेगा कि आपके लापरवाही मानेगा और आप इसे क्लेम करेगा, आप ही गया हुआ है। अगर वो नहीं आया होता तो शायद ना होता। तो ऐसी सिचुएशन में जो पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991 है, उसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कवर्ड है। चाहे उससे कोई फॉल्ट हो या नहीं हो, कंपनसेशन तो पे करना पड़ेगा, और वो भी एज पर लॉ करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी लायबिलिटी साबित हो सकती है। दुकानदार चाहे तो ये सेक्शन में ले ले, ये उसको ऑप्शन है, फिजिबिलिटी है। मनी इंश्योरेंस। अब हर बिजनेस का मेन पर्पज होता है अर्निंग, इनकम, प्रॉफिट, और ये सब कैसे आता है? मनी में। तो जब मनी में आता है और मनी आपके पास आया हुआ है, उसको अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, सेफ नहीं किया जा रहा, तो आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि मनी की सेफ्टी आप कहाँ मानते हैं? क्या आपके ड्रॉर में सेफ है वो? क्या आपके गले में सेफ है? आपकी तिजोरी में सेफ है? या आप बैंक भेज रहे हैं अपने बिल को जमा कराने के लिए, क्या तब सेफ है? मनी से रिलेटेड वारदात कभी भी कहीं भी हो सकती है, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है सबसे पहले क्रिमिनल्स का ध्यान अट्रैक्ट करता है। इसको छीना भी जा सकता है, इसको चुरा भी जा सकता है, इसके लिए दीवारें भी तोड़ी जा सकती हैं, इसकी चोरी भी की जा सकती है, और कोई आकस्मिक घटना भी हो सकती है। तो मनी का लॉस इस सेक्शन में मनी में कवर हो जाता है। फिर फाइडेलिटी गारंटी। अगर एम्प्लॉय बेईमानी कर रहा है तो आपको वो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस दे रहा है। दुकानदार के यहाँ मुनीम जी भी हो सकते हैं, कैशियर भी हो सकता है, प्योन भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है, सेल्समैन भी हो सकता है। अगर वो एम्प्लॉई ही कोई भी एम्बेजलमेंट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, बुक्स के साथ हेरा फेरी कर रहा है, तो वो लॉस डायरेक्ट लॉस है। तो इस लॉस को कवर कराने के लिए फाइडेलिटी गारंटी सेक्शन लिया जाता है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लॉस है, हाथ पैरों की चोट नहीं है, इंजरी नहीं है, डेथ नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल लॉस है, एम्बेजलमेंट है, फ्रॉड है। हालांकि ये भी क्रिमिनल क्राइम है, लेकिन इस क्राइम को करने पर आप उसे कब इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है पॉलिसी ख़त्म भी हो गई, आपको पता ही नहीं लगा कि आपका मुनीम जी, आपके कैशियर जी आपको चुना लगा के निकल गई। और जब आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स सबमिट करा रहे हैं या कोई ऑडिट करा रहे हैं, उस वक्त पकड़ में आता, तब तक वो साहब फरार। हम आपने FIR भी दर्ज कराई, पुलिस ने पकड़ भी लिया, फिर भी कुछ मिला नहीं मिला, कोई गारंटी।
नेक्स्ट न्योन साइन एंड ग्लो साइन बोर्ड। अब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनको कि आप शॉप में अंदर नहीं रख सकते, डिस्प्ले करने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के आइटम हैं, ऊंचाई पर लगाने होते हैं, बाहर से पता लगे, उसको देख के कस्टमर आपके यहाँ आए कि अब किस नाम की दुकान है, किसकी दुकान है, क्या मिलता है। तो ये न्योन साइन ग्लो साइन पर दुकानदार बहुत पैसा खर्च करता है। जितना बड़ा न्योन साइन होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट का होगा, जितनी ज़्यादा कॉस्ट का होगा उतनी उसको रिस्क ज़्यादा होगी, रिस्क ज़्यादा होगी तो उसके लिए वो इंश्योरेंस लेगा, क्योंकि लॉक एंड की में रखने वाला आइटम थे। तो न्योन साइन ग्लो साइन होर्डिंग्स के लिए अलग से सेक्शन है जिसके तहत उसकी रिस्क कवर की जाएगी, क्योंकि इसको चोरी भी हो सकता है, बर्बादी भी हो सकता है, आग से नुकसान हो सकता है, किसी बाहरी चीज़ के टकराने से लॉस हो सकता है, एयर कार्ट से लॉस हो सकता है, दंगों में हड़ताल में ये तोड़ा फोड़ा जा सकता है, अर्थक्वेक में नुकसान हो सकता है, फ्लड में नुकसान हो सकता है, इम्पैक्ट डैमेज से नुकसान हो सकता है। ये सब रिस्क कवर है। FLOP सेक्शन भी कवर है। FLOP का मतलब ये है कि इसी पैकेज पॉलिसी में फायर सेक्शन तो मैंडेटरी है, फायर सेक्शन आपने ले ही लिया, अब आप फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट सेक्शन भी ले सकते हैं कि बाकी के 12 जो सेक्शन है उनमें से भी अगर किसी कारण से लॉस हुआ है तो अल्टीमेटली उस दुकानदार की प्रॉपर्टी कंट्री पे तो फर्क पड़ गया। तो चाहे वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग से लॉस हुआ है, या रिडक्शन इन टर्नओवर से लॉस हुआ है, या किसी इंश्योर्ड इवेंट से लॉस हुआ है, अगर फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है तो ये सिर्फ लॉस अमाउंट इसमें पेबल होगा। FLOP सेक्शन इसलिए लिया जा सकता है यहाँ पर दो कारण है कि पहली चीज़ तो फायर पॉलिसी ऑलरेडी ले सकी है, जिससे कि जो कि उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि फायर पॉलिसी होगी, फायर वेंडर्स कवर होगी तो ये क्लेम पे होगा, नहीं तो नहीं। पहला सेक्शन ले लो और नहीं लो और FLOP ले लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहला तो मैंडेटरी लेना ही लेना पड़ेगा। तो FLOP सेक्शन लेने के बाद ये कन्फर्म होता है कि आपने फायर का भी लॉस ऑफ इनकम का भी सेक्शन कवर करा लिया है, जिससे कि दुकान एक बार 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए बंद भी हो जाए तो उतने इंडेमनिटी पीरियड के लिए जो आपने सेलेक्ट किया हुआ उतने का लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है। तो यहाँ 2-3 तरीके के पीरियड देखे जाएंगे, पॉलिसी पीरियड क्या है, इंडेमनिटी पीरियड क्या है, और एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड क्या है, कितने टाइम के लिए दुकान बंद रही है, धंधा बंद रहा है या सर्विस नहीं दे पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इनकम जो कि अब तक वो फर्म इनकम कमा रही थी, अब तक वो कंटिन्यूएशन में थी, अब भी फर्म कंटिन्यू है लेकिन वो इनकम कमाने के बजाय लॉस कमा रही है। तो लॉस कमाने का बीमा नहीं होता है, इनकम के लॉस का बीमा होता है। तो लॉस कमाने का मतलब ये वही है कि इनकम नहीं हुई, लोग घाटे में जा रहे हैं। अगर वो घाटे में जा रही है तो इसका मतलब लॉस तो है, और यही लॉस इसमें पे। तो फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी हम 2 कारणों से ली जा सकती है। पहली चीज़ फायर की पॉलिसी इसमें शामिल है जो कि मैंडेटरी है, जो ले ली है ऑलरेडी। फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट की दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फायर पॉलिसी में क्लेम मिलेगा तो ही इसमें मिलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि फायर पॉलिसी के 14 के 14 पैरल्स में से अगर किसी भी कारण से लॉस हुआ है तब तो उसको रिजेक्ट या रिक्विडेट करने की गुंजाइश है। तो जब वो क्लेम मिलेगा उसकी वजह से कोई लॉस हुआ है वो क्लेम उसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 14 सेक्शन है और ये एक पैकेज पॉलिसी है जो कि बहुत पॉपुलर पॉलिसी है। और सवाल ये है कि थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है, कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा। दुकान और शोरूम्स को आजकल आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए।
एक छोटे से शोरूम में भी 5-10 करोड़ का माल हो सकता है। और ख़ासतौर से ज्वेलर्स के यहाँ तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, साड़ियों के शोरूम में, ज्वेलरी में, यहाँ तक कि मेकअप के सामान में बहुत कॉस्टली आइटम्स आते हैं। और फिर जो ब्रांडेड आइटम्स वाली शॉप्स हैं उनका कमीशन भी बहुत बड़ा होता है। तो हर एक शॉपकीपर को इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। हर एक शॉपकीपर प्रीमियम अफोर्ड कर सकता है। हर एक शॉपकीपर अपना सारा टाइम और सारा मनी उसमें लगा के बैठा है। वही उसका ब्रेड एंड बटर है, वही चीज़ से आपकी फैमिली चलती है। इसलिए वो उसे अपने शॉप की तो चिंता है, वो आपसे इंश्योरेंस कराना चाहेगा। तो अपने नियरेस्ट शॉपकीपर को ज़रूर टच में रहिए। उसके शॉप की पॉलिसी एक बार अगर आपसे उसने बीमा करा लिया तो आपकी और उसकी स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बढ़ने हो जाती है। और वो आपके बार बार रिन्यूअल तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेगा। पॉलिसी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतने सेक्शंस हैं कि एक ही पॉलिसी लेने से उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो किसी भी तरीके की शॉप हो, किसी भी तरीके का शोरूम, सिर्फ ये देखना है आपको कि जो हमारी फायर पॉलिसी में डिक्लाइंड रिस्क हैं उनको नहीं देनी है बस। बाकी किसी भी तरीके की शॉप को दी जा सकती है। अब डिक्लाइंड कैटेगरी में हमारी जैसे किसी फायर वर्क की शॉप है या कोई केमिकल की शॉप है, तो इस तरीके की जो भी डिक्लाइंड कैटेगरी में शॉप्स हैं उनको छोड़ करके किसी भी शॉप का आप बीमा कर सकते हैं। पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों के लिए है, शॉप की पॉलिसी। अब आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, आपका जो भी सवाल। सम इंश्योर्ड पब्लिक लायबिलिटी का आपको इसका वो देखना पड़ेगा कैलकुलेटर। आप अपनी जब ऑफ़र देंगे तो उसमें आपसे जो प्रीमियम लिया जाएगा वो उस कैलकुलेटर के बेसिस पे लिया जाएगा। लेकिन सम इंश्योर्ड से और लायबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो लायबिलिटी है वो एज पर कोर्ट ऑर्डर होगी। कोर्ट का जितना ऑर्डर होगा उतनी लायबिलिटी होगी, वो उतनी ही पे करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो लायबिलिटी है इसको डिसाइड कोर्ट करती है, इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है। थर्ड पार्टी हमेशा कोर्ट में केस फाइल कर देती है, क्योंकि उसे पता है कानून है पब्लिक लायबिलिटी एक्ट। तो सम इंश्योर्ड कुछ भी हो उससे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस पर डिपेंड करेगा कि लायबिलिटी कितनी डिसाइड की। और कोई सवाल? आटा चक्की देखिए अगर प्रपोजल रिफ्यूज करने की कोई वजह है नहीं है तो वो एक्सेप्ट करें प्रपोजल। इसमें क्या बात है। अच्छा, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको इंश्योरेंस देना, हाँ वो दे दीजिए। आपको तो आपके किसी भी मित्र की या पड़ोसी की या जानने वाले की दुकान का बीमा करना है। शॉपकीपर में आ जाता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है, बिजनेस प्रोटेक्शन में आ रहा था, बिजनेस प्रोटेक्शन दिला दीजिए। इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके रिस्क कवर होना चाहिए। आप क्योंकि इंश्योरेंस के आदमी हैं, आपका उसको बेनिफिट मिलेगा, आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, आपको थ्रू उसकी सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, जो पॉलिसी अप्लीकेबल होगी। नहीं ऐसा नहीं है। क्लेम जिस पॉलिसी में रिस्क कवर किया है, क्लेम उसी पॉलिसी में मिलेगा। और क्लेम की कंडीशन
हाँ